आइए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो 16वीं सदी यानी 16th सेंचुरी के मुगल एम्पायर की है। लेकिन इस बार इस विशाल साम्राज्य को किसी चमकते महल या सम्राट के सिंहासन से नहीं, बल्कि एक आम किसान के गड़मड़ खेत के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस डीपली रिसर्च्ड एनालिसिस में हम उस दौर की गांव की अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, जहां किसान, जमींदार और खुद राज्य एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। अब जरा इस स्केल को सोचिए। मुगल काल के दौरान भारत की लगभग 85% यानी 85% आबादी गांव में रहती थी। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब यह है कि एग्रीकल्चर या कृषि ही इस विशाल साम्राज्य की दौलत की असली रीढ़ की हड्डी थी। पूरा का पूरा एम्पायर इन्हीं गांवों की मिट्टी से चल रहा था। तो फिर यहाँ एक बड़ा हिस्टोरिकल सवाल उठता है, इस बेहिसाब गांव की दौलत पर आखिर असली कंट्रोल किसका था? आइए एक डिटेक्टिव की तरह हिस्ट्री के इस आर्थिक पावर डायनामिक्स के जाल को सुलझाते हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इस सफ़र की शुरुआत करेंगे द पेजेंट्स वर्ल्ड से, उसके बाद विमेन, कास्ट एंड लेबर और पंचायत्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर हम द पावरफुल जमींदार्स और मुगल रेवेन्यू सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में इस सब की ऑथेंटिक जानकारी देने वाले मेन सोर्स आईने अकबरी को अनपैक करेंगे। नंबर 1, द पेजेंट्स वर्ल्ड। आइए उस व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं जो इस पूरी इकोनॉमी की सबसे छोटी, पर सच कहूं तो सबसे जरूरी इकाई था, हमारा किसान। उस वक्त मुगल काल में सारे किसान एक जैसे नहीं थे। दरअसल इनकी दो मुख्य कैटेगरीज हुआ करती थी। एक तरफ थे खुद काश्त, जो उसी गांव के परमानेंट रहने वाले थे और इनकी अपनी जमीन होती थी जिस पर ये खुद खेती करते थे। दूसरी तरफ थे पाही काश्त। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल शेयर क्रॉपर्स थे जो दूसरे की जमीन पर काम करते थे। कई बार इन्हें गरीबी या फिर दूसरे गांव में बेटर टैक्स रेट्स मिलने की वजह से मजबूरन माइग्रेट करना पड़ता था। और खेती का मतलब तब सिर्फ पेट भरना नहीं होता था। एक टर्म आता है यहाँ, जिन्स ए कामिल, यानी परफेक्ट क्रॉप्स, जैसे कॉटन, शुगर केन और ऑयल सीड्स। ये ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स थीं जो मार्केट में काफ़ी डिमांड में थी और इनके जरिए गांव में चांदी का रुपया आता था। इसके अलावा उस दौर में दुनिया भर से नए क्रॉप्स भी भारत आ रहे थे, जैसे मक्का यानी मेज़ और टोबैको, जिन्होंने इस पूरे कैश इकोनॉमी को एक नई तेजी दी। नंबर 2, विमेन, कास्ट एंड लेबर। खेत से बाहर निकलकर अब जरा गांव के सामाजिक ढांचे को समझते हैं, क्योंकि यही तय करता था कि आर्थिक ताकत आखिर किसके पास रहेगी। उस वक्त समाज और आर्थिक स्थिति का कनेक्शन बहुत ही गहरा था। हायरार्की में सबसे नीचे मजदूर आते थे, जो मीनियल लेबर करते थे और उनके पास प्रॉपर्टी ना के बराबर थी। ऊपर के लेवल पर राजपूत्स और जाट्स जैसे लैंड ओनिंग कास्ट्स थे। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि अपवर्ड मोबिलिटी पूरी तरह से नामुमकिन नहीं थी। जैसे अहिर्स और सदगोप्स का उदाहरण ले लीजिए, जो कैटल रेयरिंग या फिशिंग करते थे। जब इन ग्रुप्स ने आर्थिक रूप से पैसा कमाया तो सोसाइटी में उनका सामाजिक रुतबा भी ऊपर उठ गया। यानी पैसे ने इन कास्ट डायनामिक्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल जरूर बना दिया था। महिलाओं की बात करें तो उनकी एक डबल रियलिटी थी। एक तरफ एग्रीकल्चर और आर्टिसनल काम उनके बिना वर्चुअली नामुमकिन थे, उनका लेबर बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल था। पर दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ को एक रिजिड पेट्रियार्कल सोसाइटी बहुत सख्ती से कंट्रोल करती थी, ताकि सामाजिक नियम न टूटे। हालांकि एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। बंगाल की राजाशाही जैसी जगहों में कुछ ऐसे उदाहरणों का जिक्र मिलता है जहां अमीर जमींदार महिलाओं ने प्रॉपर्टी भी होल्ड की और एक्चुअल पावर भी एक्सरसाइज किया। नंबर 3, पंचायत्स एंड द हेडमैन। चलिए अब जानते हैं कि ये लोकल गांव खुद को गवर्न कैसे करते थे और इंटरनल ऑर्डर कैसे बनाए रखते थे। हर गांव का प्रशासन चलाने के लिए एक हेडमैन होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। इसे गांव के बड़े बुजुर्ग चुनते थे। इनका मुख्य काम था पटवारी की मदद से अकाउंट्स को मेंटेन करना और ये इंश्योर करना कि टैक्स या रेवेन्यू ठीक से कलेक्ट हो। पंचायत दरअसल इन्हीं विलेज एल्डर्स का एक ग्रुप होता था जो पब्लिक वेलफेयर का फंड बनाती थी। पर उनका एक और बड़ा काम भी था, गांव के अंदर कास्ट बाउंड्रीज और सोशल रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना।
इसके साथ ही गांव में जजमानी सिस्टम का काफी बड़ा रोल था। गांव की लगभग 25% आबादी उन आर्टिजन्स या कारीगरों की थी, जैसे लोहार, बढ़ई या धोबी। ये लोग अपनी डेली सर्विसेज देते थे और इसके बदले में उन्हें हार्वेस्ट यानी फसल का एक स्पेसिफिक हिस्सा मिलता था। कई बार इन्हें खासकर महाराष्ट्र में मिरास या वतन के नाम से जमीन के टुकड़े भी दे दिए जाते थे। एक तरह से सोचिए तो ये एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड बार्टर सिस्टम था जो पूरे गांव को आत्मनिर्भर बनाता था। नंबर 4, द जमींदार्स। अब गांव के उस सबसे ताकतवर वर्ग पर आते हैं जो आम किसान और विशाल मुगल साम्राज्य के बीच एक ब्रिज का काम करते थे। जमींदार्स उस दौर में कितने पावरफुल थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके पास अपनी विशाल जमीनें होती थीं जिन्हें मिल्कियत कहा जाता था। इनके पास अपने किले थे, आर्म्ड प्राइवेट आर्मी होती थी और ये मुगल स्टेट के बेहाल पर लोकल टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट ये है कि जब भी स्टेट के ऑफिशियल्स किसानों पर ज्यादा सख्ती करते थे और कोई विद्रोह होता था, तो किसान अक्सर इन्हीं जमींदारों के साथ खड़े नजर आते थे। इनका अपने गांव वालों के साथ एक तरह का पैटर्नलिस्टिक यानी संरक्षक वाला रिश्ता भी होता था। नंबर 5, मुगल स्टेट रेवेन्यू डिमांड्स। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे एम्पायर की सबसे बड़ी वेल्थ एक्सट्रैक्शन मशीन को समझते हैं। इस कोलोसल मुगल टैक्सेशन सिस्टम को बिल्कुल 2 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला स्टेप था जमा, यानी पहले से तय करना कि किस जमीन से कितनी फसल होगी और उसका एक्सपेक्टेड टैक्स कितना बनता है। ये एक बहुत ही थॉरो असेसमेंट होता था। उसके बाद दूसरा स्टेप था हासिल, जिसमें अमिल गुजार नाम का ऑफिशियल एक्चुअल टैक्स जाकर कलेक्ट करता था। ये 2 स्टेप स्ट्रक्चर खास इसलिए बनाया गया था ताकि रेवेन्यू कलेक्शन में कोई गड़बड़ी या करप्शन ना हो सके। अकबर के जमाने में लैंड क्लासिफिकेशन वाकई बहुत साइंटिफिक था। स्टेट अंधाधुंध तरीके से टैक्स नहीं वसूलती थी। जमीन को उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से बांटा गया था। पॉलज वो जमीन थी जहां हर साल खेती होती थी। पराउटी जिसे 1 साल आराम दिया जाता था। चाचर जो 3-4 साल खाली रहती थी और बंजर जो 5 साल या उससे ज्यादा से खाली हो। इस स्मार्ट क्लासिफिकेशन से एक तरफ स्टेट अपना टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर पाता था, तो दूसरी तरफ किसान की रोजी रोटी भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती थी। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट समझने वाला है। टैक्स अनाज में यानी बटाई और कंकुच सिस्टम के जरिए दिया जा सकता था, लेकिन मुगल स्टेट हमेशा कैश को ज्यादा पसंद करता था। ग्लोबल ट्रेड से भारत में चांदी लगातार आ रही थी, जिस वजह से गांव में कैश का फ्लो बढ़ गया। स्टेट की इस लगातार कैश प्रेफरेंस ने गांव की आर्थिक पावर डायनामिक्स को बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब जो लोग कैश या मार्केट को कंट्रोल करते थे, उनकी ताकत समाज में काफी तेजी से बढ़ने लगी। नंबर 6, अनपैकिंग द ऐन अकबरी। अब आखिर में उस हिस्टोरिकल रूल बुक की बात करते हैं जिसने आज हमें इन गांवों की इतनी जबरदस्त डिटेल्स दी हैं। ये सारी डिटेल जानकारी आखिर आती कहाँ से है? इसका प्राइमरी सोर्स है आइन-ए-अकबरी। ये कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी किताब है। बिलीव मी, ये डॉक्यूमेंट उस दौर में इतिहास को देखने का नजरिया बदलने वाला था। पहले की किताबें आमतौर पर सिर्फ राजाओं, दरबारों और युद्ध के बारे में होती थी, पर यह किताब पूरे एम्पायर की इकोनॉमी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और आम जिंदगी का हिसाब किताब रखती है। ये उस वक्त का एक अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बुक और गेजेटियर थी। लेकिन एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव होने के नाते हमें इस सोर्स की लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। देखिए, ये प्योरली स्टेट का टॉप डाउन और एक यूटोपियन पर्सपेक्टिव है। इसमें कभी-कभी न्यूमरिक एरर्स हैं और पूरे एम्पायर का यूनिफॉर्म डेटा भी अवेलेबल नहीं है। सच तो ये है कि ये वही तस्वीर दिखाता है जो सम्राट दिखाना चाहता था। इसलिए कई बार एक आम किसान की हार्श और रियल जिंदगी की कहानियां इस ग्रैंड ऑफिशियल नैरेटिव के नीचे दब सी जाती हैं। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा हिस्टोरिकल सवाल खड़ा होता है। अगर आइन-ए-अकबरी सिर्फ एक सम्राट का परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिखाता है, तो इतिहास के इन खेतों में किसानों के न जाने कितने संघर्ष, कितनी अनसुनी कहानियां अभी भी मिट्टी में दफन हैं। इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज का ये हिस्टोरिकल एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है इन प्राइमरी सोर्सेज से निकाली गई जानकारी ने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपके लिए बिल्कुल क्लियर और इंगेजिंग बना दिया होगा।